नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ितों के जख्मों पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 4 दशक पुरानी समस्या है। बस्तर जैसे कई जिले इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट, बम ब्लास्ट और माइंस से लेकर क्रॉस फायरिंग में जान गंवाने वालों, अपंग होने वालों और अपना सब कुछ खो देने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। इन्हीं में से करीब 55 लोगों ने बस्तर शांति समिति के बैनर तले 19 सितंबर को दिल्ली में मौन प्रदर्शन किया था। बाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके बस्तर में शांति और न्याय की मांग की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के इन पीड़ितों को आश्वासन दिया था कि वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अब दिल्ली से लौटकर नक्सलवाद पीड़ितों ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है। विजय शर्मा ने इन लोगों को पीड़ा को सुना है और उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। इस बीच नक्सली हिंसा से प्रभावितों के इस कदम पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 2014 में भी नक्सलवाद के खात्मे का नारा भाजपा ने दिया था, वह भी देख लिया है और अब 2026 भी देख लेंगे। कांग्रेस ने नक्सली हिंसा के प्रभावितों को दिल्ली भेजने की डिप्टी सीएम की कोशिशों को प्रोपेगेंडा बताया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की नजर में नक्सली समस्या को लेकर सरकार के प्रयास गंभीर नहीं है और बस्तर के नक्सल पीड़ितों के दिल्ली में प्रदर्शन पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जिन पर बवाल मचा है। नक्सल पीड़ित हैं। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए, नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है और इसी आईईडी में जो आईडी किसी को नहीं पहचानता, ना ही वो आर्म्ड फोर्सेस को ही पहचानता है, ना वो जानवरों को पहचानता है, ना गांव वालों को पहचानता है, ना मीडिया कर्मियों को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव के लोग अपने गांव में ही दहशत में रहते हैं। अनियंत्रित तौर पर बिना मतलब के ये काम किया जा रहा है और जिसके कारण हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। अब 26 मार्च अब देखेंगे। हम तो 2014 से देख रहे, अब 26 मार्च भी देखेंगे। देखिए, कुछ नहीं है। विजय शर्मा जी अपने आप को हीरो साबित करने के लिए वो नक्सल परिवार को दिल्ली भेजे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं समझता हूं कि ये बस्तर की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के दिल्ली, रायपुर और दिल्ली में प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, जबकि बस्तर में इस तरह की हालात अभी बिल्कुल भी नहीं है। बस्तर डर भय का माहौल है, बस्तर जल रहा है। तो देखा, पूरे मामलों को लेकर जो है नक्सलियों से प्रभावित लोगों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए पहले परिचय करवा देता हूं आपका। हमारे साथ इस चर्चा के लिए तौकीर रजा, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही आशीष यादव जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता आशीष जी आपसे है कि अगर हिंसा से, नक्सलवाद से प्रभावित लोग अगर दिल्ली जाते हैं, मौन प्रदर्शन करते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है इन प्रभावितों को अगर पेंशन भत्ता देने की बात कर रही है, इनके जख्मों पर मलहम लगाने का प्रयास कर रही है, तो इससे दिक्कत क्या है आपको? ये निश्चित रूप से ऐसा है कि नक्सल प्रभावित लोगों की मदद करना और इनको सहायता देना, इन सब चीज से कांग्रेस पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। समस्या है कि जब छत्तीसगढ़ के हालात कानून व्यवस्था के इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं, तब ये लोग बहाना खोज रहे हैं कि कैसे उस मुद्दे को पीछे छोड़ के एक नया परसेप्शन, एक नया मॉडल और एक नया कहानी लोगों के सामने लेकर आया जाए, जिससे लोगों का ध्यान भटका सके, लोगों की मूल समस्याओं से हटाकर उनको दूसरी तरफ लेके जाया जा सके और अपनी वाहवाही कैसे लूटी जा सके। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बात हो, चाहे वो नक्सली प्रभावित लोगों को दिल्ली भेजने वाली बात हो,
अमित शाह जी आज से तो कोई गृह मंत्री है नहीं। अमित शाह जी 10 साल से गृह मंत्री हैं, मतलब 10 साल से सरकार में रहे हैं। उनसे मिलने की कवायद तो कभी ऐसी की नहीं गई कि उनको दिल्ली बुलाया गया हो। आज से पहले तो कभी नहीं की गई। चलिए अभी आशीष की जी, गई। आशीष जी, अगर दिल्ली गए हैं नक्सल प्रभावित लोग तो आपको लगता है कि बीजेपी का सरकार का प्रोपेगेंडा है 2024 में, 2019 में आपके जो है माफी चाहेंगे 2019 में भी आपके जो ये जो दल है प्रभावित लोगों का, वो दिल्ली गया था और एक अलग कोड की मांग कर रहा था। आदिवासी समुदाय के लोग गए थे जो अलग धर्म कोड की मांग कर रहे थे। उसका नेतृत्व जो आपके खुद मंत्री जो थे, तत्कालीन मंत्री थे कवासी लखमा, वो भी नेतृत्व कर रहे थे कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड दिया जाए। तब आपको दिक्कत नहीं हुई दिल्ली में जब वो आदिवासी समुदाय लोग गए। अगर आज वही आदिवासी समुदाय लोग, वही नक्सल प्रभावित लोग गए हैं दिल्ली में, तो आपको इसमें प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। ये दोहरा चरित्र क्यों आशीष जी? आपकी सरकार में जब जाते हैं यही आदिवासी तो अच्छा काम करते हैं। आपके सवाल में सर, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने बताया कि ये लोग खुद से गए और मांग करने के लिए गए, ऐसे समय पे नहीं गए कि जहां छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा मामला हो कि सरकार 9 महीने से घेरी जा रही हो कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर कोई संकट आया हुआ हो। तब भी तो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था आशीष जी, धर्म कोड को लेकर मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। आप बात को सर, मेरी बात पूरी सुनिए। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था वो खुद जाकर किया गया था। आज जो दिल्ली भेजा गया है प्रायोजित रूप से प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, स्पॉन्सर्ड रूप से भेजा गया है नक्सल प्रभावित परिवारों को, और इसका प्रोपेगेंडा ऐसा बनाया जा रहा है कि पूरी जनता का ध्यान नक्सली लोगों पर चले जाए या फिर नक्सल प्रभावी लोगों पर चले जाए। और जो मुख्य मुद्दा है आज के दिन पर, जो कानून व्यवस्था की जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की वजह से हुई है। आशीष जी, बस्तर शांति समिति के बैनर तले प्रदर्शन हुआ था, मैं आपको बता दूं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने भेजा था, तो आपके 2019 में तो आपके कवासी लखमा का बयान भी है कि अलग धर्म कोड को लेकर, तो वो कवासी लखमा जी ने भेजा था क्या दिल्ली? आशीष जी, पहले ये तो तय कर लीजिए आप। सर आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं। मैं समझ गया हूं आपकी बात को। कांग्रेस आप कह रहे हैं सर, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए सर। जब कांग्रेस सरकार के समय ये लोग गए थे तो ये स्वेच्छा से गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नक्सल प्रभावी लोगों को स्पॉन्सर्ड तरीके से ले जाया गया अमित शाह जी से मिलाने के लिए। आशीष जी, आशीष जी प्लीज, अब सुनिए इन दोनों लाइनों में। पहले आप तय कर लीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार में वो गए थे धर्म कोड को लेकर, तो वो अपने मन से गए थे। फिर कवासी लखमा के बयान को कैसे देखें कि वो आपकी सरकार में मंत्री नहीं थे क्या? नंबर एक चीज। दूसरी चीज, अभी बस्तर शांति समिति के बैनर तले गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने भेजा है, तो वो तो ये भी कह सकते ना बीजेपी वाले कि वो हमने नहीं, बस्तर शांति समिति के जो सदस्य उन लोगों ने भेजा था। तो ये तय कौन करेगा? मैं सर आपको फिर से समझा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाए। चलिए आशीष जी, आपके सवालों का जवाब है। चलिए शायद तौकीर रजा साहब समझ गए हैं। तौकीर जी, आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, खुद से प्रायोजित तरीके से जो है नक्सल प्रभावित लोगों को दिल्ली भेजते हैं, वहां पर मौन प्रदर्शन करवाते हैं, वाहवाही लूटते हैं। ये मेरे नहीं, आशीष जी के सवाल हैं। जी, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं। तो ये ऐसा विपक्ष का काम है, बोलना, इल्जाम लगाना, वही काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सभ्यता से थोड़ी चीजें को समझ के करें तो अच्छी बात है। खुद करें तो बहुत अच्छा, दूसरा करे तो प्रोपोगंडा। ये नहीं चलेगा साहब, ये जनता जानती है और इसी कारण से आपको उखाड़ फेंकी है। आपने देखा होगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, इसके पहले जरा बताइए इनकी पिछले 5 वर्षों में इनकी कांग्रेस की भोंपू सरकार ने कभी कोई बड़ी योजना चलाई हो नक्सलियों के खिलाफ, कोई बड़ा अभियान चलाया हो? और बोलते रहे कि हमारे खिलाफ, देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारे कार्यकाल में नक्सली जो है कोई अटैक नहीं करे, कोई बड़ा हमला नहीं करे। क्यों करेंगे भाई? नक्सली को तो आप हमेशा समर्थन देते रहे। नक्सलियों को अपनी गोद में बैठाल के रखे, और तो और इतना बड़ा गोद में बैठाल के रखी कि 2-2 लोग को लाल बत्ती दे के बैठाल के रखा और एक तो मंत्री बना के रखा जो झीरम कांड के हत्याकांड में संदिग्ध था, भागा हुआ था। तो आप अंदाज लगाइए क्या स्थिति है। सब जानते हैं नक्सलियों का साथ कौन देता है। जब नक्सलियों को मारा जाता है तो जवानों पर आप शक करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक नहीं तो और क्या है? जब नक्सलियों को मारा जाता है तो आप उसको शहीद का दर्जा देने की बात करते, बाद में बयान बदलते जब नक्सली बोलते हैं कि हमारे साथी जो थे वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसके पहले भूपेश बघेल और वैद जैसे लोग आपके बयान दे देते हैं कि जारी कर देते हैं कि वो शहीद हो गए, बेवजह उनका निर्दोष को मारा गया।
ये दो गली नीति नहीं चलेगी साहब। आप ही ने नक्सलियों को पोसा पोषित किया, 1967 से नक्सलवादी से चला हुआ है और सारे राज्यों में आपकी सरकार रही, आप ही ने पोसा, आप ही ने पाला, आप ही ने पढ़ाया। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हमने बोल दिया है कि बुलेट छोड़िए और बैलेट पे विश्वास करिए। हमने ये नीति एकदम साफ सुथरी रखी है। माननीय गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी ने भी ये नीति एकदम साफ सुथरी रखी है कि आ जाइए, अगर आप आ सकते हैं तो सरेंडर करिए, हम आपको बिल्कुल सरेंडर करने के लिए जो हमारी नीति है बिल्कुल हम वो दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बुलेट निकाले तो किसी को बख्शने वाले नहीं है और इसका अभियान जो है बड़ी भारी तौकीर जी होगा। आपने बड़े आराम से जो है कांग्रेस की नाकामियों को गिना दिया। चलिए कुछ नाकामी मैं आपकी सरकार की गिना देता हूं। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे 2010 में, बड़ा हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में। साल 2010 में ताड़ मेटला जो कि दंतेवाड़ा में था उस समय, उसमें 76 जवान जो है शहीद हुए थे। चलिए बात कर लेते हैं 24 अप्रैल 2017 को, जहां पर बुरकापाल हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। घटनाएं तो आपके समय पे भी हुई हैं साहब। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि हमने हमेशा बड़े अभियान किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की है और इन्होंने कभी कोई ठोस कार्रवाई की है, वही तो बताना चाह रहा हूं कि कभी ठोस कार्रवाई नहीं करी और हमारी कार्रवाई फिर से चालू है। तो इनको शक क्यों होता है? दूसरी बात, अगर डिसेबल बच्चे अगर चलेगा, अभी तो सिर्फ 55 लोग गए साहब, हजारों लोग डिसेबल हो चुके हैं। हमारे विजय शर्मा जी ने इस बात को भी बयान दिया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछ परख करने वाला नहीं था। अगर पूछ रही है हमारी सरकार तो आपको क्यों आपत्ति है भाई? हो सकता है कि कोई एक चलिए जवाब भी ले लेंगे, आपत्ति क्यों है। और रमेश, रोजगार का साधन उपलब्ध करा दे या रोजगार के लिए कोई पैसे उपलब्ध करा दे, ये भी कुछ ना कुछ हमारा प्लान चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय भी हो जाए। तो ये हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? चलिए तौकीर साहब जवाब ले लेंगे, पेट में दर्द क्यों हो रहा है जवाब ले लेंगे, लेकिन पहले रमेश पांडे साहब का रुख करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और रमेश पांडे जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से जो एक दल जो है 55 सदस्यीय दल जो है दिल्ली गया, मौन प्रदर्शन किया, गृह मंत्री से मुलाकात की, तमाम देश की मीडिया से रूबरू हुए हैं और आते शायद जो है कहीं ना कहीं विजय शर्मा जी का एक जो बोल सकते हैं कि उन्होंने हिंट के तौर पर यह कहा है कि जो नक्सल प्रभावित लोग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो इलाज हो, चाहे रहने को मकान हो। इन सब को लेकर जो है सियासत बीजेपी में गर्म है। आखिर कांग्रेस के आरोप कहां तक सही है पांडे साहब? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो आरोप बिल्कुल सही नहीं है जी। मैं आशीष जी की बात को सामने रखना चाहता हूं। आशीष जी का ये सिर्फ तर्क है कि उनको सरकार जो नक्सल पीड़ित लोगों के साथ कर रही उससे उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे समय में ये जो कदम उठाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, आशीष जी को सुझाव दूंगा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका आप विरोध करिए, खूब पुरजोर विरोध करिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। लेकिन जो नक्सल पीड़ितों के साथ हो रहा है उसका विरोध मत करिए। वो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, वो एक अलग पहलू है और कानून व्यवस्था का विरोध आपका एक अलग पहलू है। कानून व्यवस्था पे आप खूब विरोध करिए, खूब अच्छे से विरोध करिए, लेकिन एक पीड़ित परिवार को सरकार चाहे उसको प्रोपोगंडा समझ के कर रही है, चाहे जैसे कर रही है, लेकिन एक पीड़ित परिवार को मदद मिल रही है तो मदद मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा इस पर ज्यादा विरोध नहीं होना चाहिए। आशीष जी, तो सुना आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे साहब ने कहा है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो तमाम मुद्दे हैं ऐसे जहां पर आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार अगर मदद करती है नक्सल प्रभावित लोगों को तो उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, भले ही वो प्रोपेगेंडा क्यों ना आपको नजर आता हो। चलिए, यहां पर तौकीर रजा साहब ने भी कहा है कि आपके पेट में दर्द क्यों होता है अगर हम मदद कर रहे हैं। आप भी 5 साल रहे हैं, जनता ने आपको दिया है 5 साल का समय, आपने क्यों नहीं ये प्रोपेगेंडा सब क्यों नहीं कर लिए? और अब अगर वही प्रोपेगेंडा मदद कोई कर रही तो वो आपको बीजेपी का प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। भैया आप कर ले तो प्रोपेगेंडा, आपको किसने रोका था 5 साल तक? देखिए, पांडे सर की बात से मैं सहमत हूँ। पांडे सर का जो कहना है कि कानून व्यवस्था की बात अलग है, नक्सल प्रभावित लोगों को सहायता देने की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विरोध कहीं भी नक्सल प्रभावित लोगों को सहायता देने से नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विरोध इस बात से है, लेकिन जो सरकार कर रही है उसमें तो आप विरोध दर्ज करवा रहे हैं ना। पूरा होने देना चाहते हैं। मेरा सेंटेंस खत्म होने से पहले आप मेरे को आप रोक देते हैं। बताइए कैसे करना है? चलिए पूरी बात कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आता हूं आप पर। मेरा कहना यह है कि सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी में अगर अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला कि हम इनको पेंशन देंगे तो किस वेतनमान से देंगे?
क्या देंगे? कोई प्लान ऑफ एक्शन इन्होंने बनाया है? कोई समिति का गठन किया था क्या? किसी की रिपोर्ट है क्या इनके पास? ऐसे ही मीडिया में आकर न्यूज बनाने के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के लिए कह देंगे कि हम इनको पेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं, तो बात समझ में आ जाएगी क्या? दूसरी बात, जो अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन पीड़ितों की इतनी ही इनको पूछ परख थी, तो जो आरोप लग रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी मुठभेड़ और फर्जी एनकाउंटर के, उस पर जांच क्यों नहीं कराई इन्होंने? जांच से क्यों भाग रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि आप जांच करा दीजिए, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं है, अगर नक्सली बोलकर गांव वाले लोगों को गरीब मारा नहीं जा रहा है, पीड़ित परिवार के लोग मीडिया के सामने बयान देते हुए आए और सामने दिखे, अगर ऐसी बात नहीं थी तो जांच कराती सरकार। ये नक्सली लोगों के हितैषी होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं। नाटक केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह 9 महीने में घिर चुकी है। चलिए आशीष जी, आप ये मुझे एक एक्सीडेंटल सरकार है और निश्चित रूप से इस सरकार को जनता को जवाब देना होगा। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए नए मुद्दों पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। जी चलिए, तौकीर रजा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बात रखिए तौकीर साहब। देखिए साहब, आसमानों में किसी के ठिकाने नहीं होते, यही हाल है कांग्रेस का। आसमानों में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमी के नहीं होते, कहीं के नहीं होते। यही हाल कर दिया जनता ने आपको। बड़े आसमान में उड़ते रहे 5 साल, खुद तो कभी जनता का विरास नहीं आई, न कभी जनता के लिए ध्यान दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा कुछ नहीं कार्य किया। अगर बात तो जरा बताइए, भूपेश बघेल जी ने बोला था कि झीरम कांड के सबूत मेरे पास है, आज ही साथ में साबित करूंगा। सीएम बने, क्यों नहीं ये निकाल दिया? कभी किसी कांग्रेस के बच्चों ने कभी दूध पिलाया कि माओ ने जाके ललकार के बोल सके कि सबूत निकाल के दिखाओ भूपेश बघेल जी? सर, अबूझमाड़ में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन जगहों पर पहुंचे जहां पर कभी आपकी सरकार 10 साल रहते हुए पहुंच नहीं पाई थी। उन लोगों से भी संबंध स्थापित करने की कोशिश की जो सुदृढ़ नक्सली क्षेत्र से आते थे, और आपकी सरकार ने उनको मारने का काम किया। जब आपकी सरकार थी तो बीएसएफ सीआरपीएफ से गांव के लोग डरते थे। आप ही ने उसे पाला, आपके शायरी बोलने और चिल्लाने से सच और झूठ बदल नहीं जाएगा साहब। अरे झूठ आप बोल रहे हैं, झूठा प्रपंच आप करें, भ्रष्टाचार आपने किया, जनता देखती रही, झूठा प्रचार आपने किया 5 साल, और हमको लगते हैं हमारे झूठे लबरे डीएनए वाले अभी हमको लगते पहले अपने गिरफ्तार में। आपकी इच्छा है तो जोर जोर से चिल्ला के जितनी बातें बोलनी है ड्यूटी कर लीजिए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, आपने कभी भी नक्सली क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की। आपके सरकार 10 साल सरकार रही, अबूझमाड़ में आज जनता नहीं जा सकती थी। जब कार्रवाई कर रही है, चलिए, मैं तौकीर रजा साहब और आशीष दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। तो क्यों आपके नेता नक्सली हमारा समर्थन तौकीर जी, क्यों जैसे लोग बोलते हैं, क्यों आपकी रंजीता रंजन जैसी लोग बोलती है कि हमको चीखने और चिल्लाने की क्षमता मेरे अंदर भी है। आप शालीनता से अपनी बात कह रहे हैं, जो बोलना चाहते हो आशीष जी, तौकीर जी करते हैं और बहुत ही आराम से बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि आपने सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला मचा के रखा था। तौकीर रजा जी, तौकीर रजा, आशीष जी, अरे आशीष जी, तौकीर जी प्लीज सुनिए, तो मैं आपकी तरफ से सवाल कर रहा हूँ तौकीर साहब, तो शायद शाम हो जाएगी। लेकिन तौकीर जी और आशीष जी प्लीज, तौकीर जी और आशीष जी, आपकी सरकार है, आप अपनी जिम्मेदारी से बात करिए। कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो इतना बताइए, बीरनपुर में घटना होते रही, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप। तौकीर जी और आशीष जी प्लीज, तौकीर जी और आशीष जी प्लीज, तौकीर जी आशीष जी प्लीज, तौकीर जी आशीष जी प्लीज, जिम्मेदार पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तौकीर जी प्लीज, तौकीर जी प्लीज, नाराज मत होइए, तौकीर जी आशीष जी प्लीज, धन्यवाद भाई साहब, तौकीर जी प्लीज, नाराज मत होइए, तौकीर जी आशीष जी प्लीज। मेरा तौकीर जी, मैं आपकी तरफ से सवाल ले रहा हूं, मैं इतने पूरे डिबेट में आपका समझ चुका हूं सवाल क्या है। आशीष जी, बड़ा सवाल यह है कि आपके समय में भी घटनाएं हुई जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कहे तो मैं तारीख गिनवा दूं, समय का अभाव है, मैं वो नहीं गिनवा सकता हूं तारीखें। आपके समय पे घटनाएं हुई हैं जब आपकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप झीरम घाटी को लेकर कहते थे कि मेरे जेब में सबूत है, ये भूपेश बघेल साहब कहते थे। 5 साल रहे, आपने जांच क्यों नहीं करवाई? चाहे झीरम घाटी मामला हो, चाहे तमाम जो मेरे साथ जो घटनाएं हुई जिसमें 22 जवान शहीद हुए, 17 जवान शहीद हुए, आपकी मैं भूपेश बघेल सरकार की समय घटना है, तो आपने जांच क्यों नहीं कराई जो आप आज जांच कराने की बात बीजेपी सरकार पर कर रहे हैं? झीरम घाटी की जो घटना थी उसमें
शहीद हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, हमने अपने लोगों को खोया है। चलिए, मुझे और मुझे वो पूरा NIA जिक्र की याद जांच है, कर मुझे रही पूरा थी। घटनाक्रम याद है। NIA की सवाल जांच ये कर है रही थी। सिर्फ कि जांच क्यों नहीं करा पाए आप 5 साल में, ये है आप मेरा सवाल सिर्फ। साहब, आप पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। एनआईए उसकी अरे जांच सबूत कर रही दीजिए थी। ना। मैंने अरे इन पर जो सबूत सवाल दीजिए ना, उठाया कसम से। वो फर्जी मुठभेड़ का अरे उठाया। पहन के बैठे रहे मुख्यमंत्री 5 साल तक, चूड़ी पहन के बैठे रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चलिए, कभी तौकीर सबूत साहब और नहीं आशीष आया। साहब, समय का अभाव है। बताइए। तौकीर साहब प्लीज, तौकीर साहब, आशीष जी प्लीज, समय का अभाव, प्लीज समय का अभाव। सीधे रमेश पांडे साहब के पास जाऊंगा अंतिम इनके भी प्रक्रिया। अलग से 1 घंटे अरे का तौकीर समय साहब, रहेंगे हम। तौकीर साहब, आशीष जी, तौकीर साहब प्लीज, देके बैठे रहे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करे। तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी प्लीज। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी साहब को सुन लीजिए। आप दोनों जो है थोड़ा सा चर्चा को सार्थक बनाएं ताकि ये सार्थक हो, सजा को चर्चा। और रमेश पांडे साहब, अंत में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, मात्र 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जितना ये विवाद चल रहा है मलहम लगाने को लेकर, जो कि नक्सल प्रभावित लोग हैं, उससे क्या क्या इसके क्या माने देखे जाए? कांग्रेस उसको प्रोपेगेंडा करार दे रही है क्या? निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, क्या उसके मद्देनजर कांग्रेस अपनी आमद दर्ज कराना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई मायने इस तरह से नहीं है। लेकिन मैं ये शीर्ष पर निवेदन करूंगा, दोनों पार्टी के दोनों वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता गण हैं, जब इस तरह की बात हो तो बात पूरी और बड़ी ही संजीदगी से होनी चाहिए, ताकि पब्लिक उसका मूल्यांकन कर सके कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से विवाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत ही ये संजीदगी भरा मुद्दा है कि नक्सल प्रभावित जो लोग हैं उनको साधन संपन्न, उनको सुविधा संपन्न, उनको सहयोग संपन्न, उनको सहायता संपन्न कैसे बनाया जाए। इस विषय पर मेरे ख्याल से ये एक राष्ट्रीय समस्या है। इस पर पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को एक साथ मिलकर के और सकारात्मक तरीके से इस पर काम करने की जरूरत है। इसमें विरोधाभास होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। चलिए, आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। रमेश पांडे साहब आपका, आशीष जी आपका, साथी तौकीर रजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज बात की हमने जख्मों पर हो रही सियासत की। अब देखना होगा सियासत जो है किस करवट रंग बदलती हुई नजर आएगी। क्या नक्सल प्रभावित लोगों को उनका अधिकार, उनका हक, उनका जो सरकार जो सुविधाएं देना चाहती है वो उनको मुहैया हो पाएंगी या नहीं, या फिर ये वादों में और बात कर सकते हैं कि सिर्फ घोषणाओं में तब्दील होकर रह जाएगा। और कांग्रेस के जो आरोप हैं प्रोपेगेंडा को लेकर, वो आरोप कितने हद तक जो साबित होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।